हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट है। फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 14 प्लस क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। आज मैं 15 क्वेश्चन से कराऊंगी आपको, पूरे 30 क्वेश्चन में आपका कंप्लीट करा दूंगी आज, ठीक है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट से अपनी क्लास को अटेंड कर लीजिएगा और अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए। जितना भी आपका लास्ट में स्कोर रहेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 15-16 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, ओके। और जितना भी आप लोग अगर PYQ लगाएंगे उतना ही आपका जो है बेस मजबूत होगा। आपको एग्जाम में टेंशन नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अब क्योंकि टाइम कम रह गया, आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ क्वेश्चन आंसर लगाइए, ठीक है। जितना भी मैंने आपको कंटेंट कराया है, अगर आप खाली टाइम मिले तो आप लोग कंटेंट कर लीजिए। और अगर आप पढ़ने के टाइम पे बैठ रहे हैं तो आप ज़्यादा करके PYQ लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आप जितने लगाएंगे उतना आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ओके। आपको क्योंकि एक समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखिए सबसे ज़्यादा पेपर लोग जो कठिन बनाने का प्रयत्न करते हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा आप लोगों को एजर्सन वाले क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। कूट वाले प्रश्न दे देते हैं ताकि उनसे क्या बच्चे ज़्यादा फंसे, ठीक है। इससे क्या होता है, पेपर आपका कठिन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्या। और फ्रेंड्स पिछला जो मैंने आपको वीडियो दिया था, सेकंड जो आपको इसके पहले जो आपकी क्लास हुई थी CDP की जो फर्स्ट पेपर का हुआ था क्लास, उसमें फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन में कथन दिया गया है। फर्स्ट कथन क्या दिया गया है कि किस शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। सही बात है, सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद बात हो रही है, कारण क्या कह रहा है। कारण कह रहा है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये भी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स ए जो है आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो शिक्षा होता है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की जो सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जो संज्ञान होता है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित होते हैं, इसीलिए संज्ञान में संवेग अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वे बालक जो भाषा पढ़ने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। किससे वो ग्रस्त होते हैं, जो इसको क्या होती है भाषा में। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको एक क्लास दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसफेजिया, डिसलेक्सिया, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जो बालक को पढ़ने में समस्या हो, ठीक है। तो देखिए डिसफेजिया दिया गया है, डिसप्लेक्सिया दिया गया है, डिसलेक्सिया दिया गया, डिसकैलकुलिया दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया आपका दिया गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, इससे जो पीड़ित बालकों में क्या होता है, भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है। क्योंकि कुछ सामान्य अक्षरों जैसे B और D आदि में विभेद नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है, बच्चों की जो बौद्धिकता के सामान्य स्तर से इनका कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आपका डिसलेक्सिया जो है ये आपका D हो जाएगा। डिसकैलकुलिया जो फ्रेंड्स कैलकुलेशन को दर्शा रहा है, यहाँ पे आपका मैथ हो जाएगा गणित गणना के लिए। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन आपका दिया है डिस्प्लेक्सिया जो फ्रेंड्स ये आपका मापना से हो जाएगा। डिस्फेजिया जो है आपका उससे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन दिया निरंतरता का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो बताइए निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो बाल विकास में वातावरणीय संबंधों का कारकों को ही महत्व देता है। तो देखिए वातावरण की बात हो रही है, तो इसमें जो वातावरण की बात हो रही है 17वां क्वेश्चन में आपका, देखिए वातावरण जो होता है सामाजिक अधिगम से सिद्धांत है, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है बाल विकास में वातावरणीय संबंधों कारकों को महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायक होती है, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें भेद करना लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेकंड दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ दिया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जो जीन पियाजे जी है ना फ्रेंड्स, ये आपको हर पेपर जितना भी आप प्रैक्टिस सेट यूज करें सॉल्व करेंगे सभी में आपको कोहलबार और ये आपके जीन पियाजे लेव आएंगे, उसके हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम बात करेंगे इनके बारे में। तो देखिए जो जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे जी ने
जी ने क्या किया था, संज्ञात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। ये चारों अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है ना। इनमें से दूसरी अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। पियाजे के अनुसार बालक इस अवस्था में अपने परिवेश की जो वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें अंतर करने लगता है। इस दौरान उनमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी फ्रेंड्स। कमेंट करके आप लोगों को कुछ बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही। काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो, व्यू जो है फ्रेंड्स यहाँ पे निमोनिक्स की बात हो रही ना। तो चलिए निमोनिक्स में आपको बता देती हूँ क्या होता है। पहले मैं पढ़ लेती हूँ इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, क्या कह रहा है ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका कि छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है। या फिर छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। तो बताइए जो निमोनिक्स है, निमोनिक्स कौन सा एक ऐसी कौन सी रचना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ जो निमोनिक्स है फ्रेंड्स एक ऐसी व्यू रचना होती है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है, जटिल सूचनाओं को आसानी से स्मरण किया जा सकता है। तो 19वां क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा पे जोर देने की बात कही जा रहा है और फिर पूछ क्या रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जा रहा है, ये तो करेक्ट है, लेकिन नहीं का ऑप्शन पूछा गया है तो आपको नहीं का आंसर नहीं में देना है। नेक्स्ट दिए गए बालक के मनोवैज्ञानिक को समझना, बालक की किसकी बात हो रही है, मनोवैज्ञानिक को समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन कह रहा है बालक को केवल तथ्यात्मक, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे केवल तथ्यात्मक से अवगत कराने पर जोर देना। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको केवल दिख गया ना, जो केवल है आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो केवल देखिए आपका यहाँ पे निगेटिव आंसर निगेटिव जा रहा है, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या बात हो रही है। तो बुद्धि फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बुद्धि जो होती है कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समानता रूप से विद्यमान होते हैं, जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। थर्ड कह रहा है व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सभी प्रकार के जो मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता है, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता है, ठीक है। तो बताइए जो बुद्धि होती है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। 20वां क्वेश्चन में आपका कौन सा 21 क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत की बात हुई, तो द्विकारक सिद्धांत देखिए सामने आपका दे रहा है मानसिक कार्यों को 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं में विभक्त किया गया है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, सेकंड दिया है द्वितीय मानसिक योग्यता। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 22 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है गति विषयक अशाक्त से, सेकंड ऑप्शन दिया है दूसरे के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहित से, थर्ड ऑप्शन दिया है संगीतज्ञ योग्यता से, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गणित संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो फ्रेंड्स बताइए जो 22 क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे गुणज की बात हो रही है। तो गुणज फ्रेंड्स देखिए मैथ की बात आ गई यहाँ पे ना, गुणा घटाना जोड़ किया जाता है, किसमें किया जाता है, गति विषयक अशाक्त से, नो, या फिर दूसरे से प्रेरकों इरादों को समझने के लिए, नो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गुणज वैकल्प सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित। तो फ्रेंड्स गणितीय संकल्पना अधिगम से संबंधित है, ठीक है। इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समावेशी कक्षा में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या कह रहा है, समावेशी कक्षा की बात हो रही है। तो समावेशी कक्षा में फ्रेंड्स क्या, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। नेक्स्ट कह रहा है विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है प्रौद्योगिकी के उपयोग
में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी पूरी तरह से स्वयं ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो समावेशी कक्षा में क्या होता है, जो ज्ञान होता है वो निष्क्रिय प्राप्त होता है, मतलब सभी को एक समान नहीं प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है समावेशी शिक्षा की बात हो, तो देखिए जो एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है, समावेशी कक्षा में क्या होता है, अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं, फिर प्रतिभा बालक जो होते हैं और एवं सामान्य जो बालक होते हैं, सभी को एक सामान्य कक्षा के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, चाहे वो अपंग बालकों को कुछ विशेष सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो समावेशी कक्षा में सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, ताकि क्या हो, उन्हें एक समान रूप से आगे बढ़ने का उपलब्ध अवसर कराया जाए। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन में जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी समतापूर्ण। ठीक है, विद्यार्थियों में क्या है, एक समान समता का भाव रखना चाहिए टीचर्स को और समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। बच्चों का सीखना जो है किस संदर्भ में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मनोगतिशील, सेकंड ऑप्शन दिया है मनोलैंगिक, थर्ड ऑप्शन दिया सामाजिक संस्कृति, फोर्थ ऑप्शन दिया व्यवहारात्मक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो देखिए फ्रेंड्स 24 क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक संस्कृति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, या फिर अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल करना, उनका संचय करना, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मानकीकृत दे दिया, आपका ये निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आपका देखिए आकलन करने की बात हो रही है, कभी भी बच्चों के बीच में आकलन नहीं करा जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव, पहले के जो अनुभव होते हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के जो पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 26 क्वेश्चन नंबर, अर्थपूर्व अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है गैर संदर्भीकरण, सेकंड ऑप्शन दिया है विस्तारण, थर्ड ऑप्शन दिया आपका उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंध, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है इसमें रटकर याद करना। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड्स, देखिए 26 क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट होगा वो आपका सेकंड क्रम विस्तारण। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक की डैश सफलता एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। तो क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया उपयोगिता, सेकंड दिया सहभागिता, थर्ड दिया अभिप्रेरणा, एंड फोर्थ दिया है योजना। तो 27 क्वेश्चन फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। तो देखिए जो स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षा की और शिक्षक की और शिक्षक बच्चों की, जो शिक्षक अभिभावक की सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, सहभागिता के कारण क्या होगा, बच्चे सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका सहभागिता, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्व आकलन के बारे में। स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि केवल अधिगम, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें केवल अधिगम के परिणामों का आकलन हो, न कि अनुभवों का। सेकंड दिया गया रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हों, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है शिक्षार्थियों को ऐसा अनुभव दें जो उनके संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हों, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न करके महत्व दें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 28 क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो क्या कह रहा है, 28वां क्वेश्चन में स्व आकलन की बात हो रही है ना। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थियों के स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान करे कि जो शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक गुणों का विकास कर सके। ठीक है, क्या करे, संज्ञानात्मक गुणों का विकास कर सके। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। 3 क्वेश्चन आपका और बताया, 2 क्वेश्चन और बचा है, मैं वो भी आपको करवा देती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स जो आपकी रहेगी ना उसमें मैं आपको करवाऊंगी EVS के PYQs। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे के मनोदशा, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है और उन पर प्रयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, अंतर्व्यक्तित्व
यहाँ पे अंतर व्यक्तित्व की बात हो रही है, यहाँ पे भी अंतर व्यक्तित्व की बात हो रही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम ही दिया है। थर्ड ऑप्शन दिया है स्थानिक, फोर्थ ऑप्शन दिया तार्किक गणता है। तो देखिए 29वां क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है आपका, अंतर व्यक्तित्व जो बुद्धि होती है, कौशल, बुद्धि कौशल, उस कौशल की ओर संकेत करता है जिसमें क्या हो, दूसरों की मनोदशा, स्वभावों एवं आशाओं की पहचानना जाता है। ठीक है, तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि समानता किसी अन्य व्यक्तित्व की प्रेरणा, इच्छा, मनोदशा एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता है। ठीक है, तो इसमें जो 29 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया है, ये भी क्वेश्चन जो आपको सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका क्या होना चाहिए, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। प्रतिभाशाली बच्चे आपको जाएगा किसमें, आपका 30वां क्वेश्चन का जो आपका इसमें प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। इसका जो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिगम आसक्ति वाले बच्चे कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं धारा प्रवाह को पढ़ने में कठिनाई होती है उनको। नेक्स्ट हम बात करें सृजनात्मक वाले बच्चे कैसे होते हैं। सृजनात्मक वाले जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, वो मूल समाधानों के विषय में सोचने की क्षमता रखते हैं। सही बात है, इसका आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवधान की कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम क्या होगा। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ये जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन जाएगा, सरलता से विचलित होने की आदत होती है उनकी। ठीक है, तो इसमें आपका फ्रेंड्स देखिए कौन सा किसे जा रहा है, पहले का चौथा 3 में आपका दिख रहा है, फिर दूसरे का आपका पहला है, दूसरे का पहला आपको इसमें दिख गया, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। 7 जुलाई का आपका एग्जाम है, आप लोग अपना अपना स्कोर भी बताइएगा, आप लोगों ने कितना कितना क्वेश्चन आंसर किया उस दिन भी आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपसे। कल की जो क्लास होगी आपकी CDP की होगी। ओके।